वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बिहार एपीओ इंटरव्यू का पार्ट 48 है। ये लाइव मॉक क्लास की रिकॉर्डिंग है जो कल रात को हुआ था। और इस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है कल जो क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, उन क्वेश्चंस के क्या सही जवाब होने चाहिए। हमारे यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट हर रोज इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनसे बातचीत करके, बाकी और भी कई लोगों से बातचीत करके फिर हम लोगों ने ये किया है। कल चूंकि सेकेंड राउंड इंटरव्यू का ओपनिंग डे था, फर्स्ट डे था, और इंटरव्यू बोर्ड ने अपने ही उसी तरीके से कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस उल्टा पुल्टा टाइप के भी पूछे गए। हालांकि क्वेश्चन पूछने से एक ये फैक्ट है, आप किसी भी चीज का इंटरव्यू दें, आप कहीं भी जाएं, सवाल पूछे जाते हैं नेगोशिएशंस में, मैट्रिमोनियल पर्पसेज में, इंटरव्यू में। क्वेश्चन प्रेस रिपोर्टर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि क्वेश्चन पूछने से क्वेश्चन पूछने वाले के स्टैंडर्ड का भी पता चलता है। ठीक उसी तरह से आपकी भाषा ही आपकी पहचान है, आपकी लैंग्वेज से आपकी पर्सनालिटी का भी पता लगता है। तो खैर, ये एक्सेप्शंस तो हमेशा ही होते रहेंगे। अब कल जैसे क्वेश्चंस पूछा गया कि एविडेंस एक्ट का कौन सा प्रोविजन क्रिमिनल लॉ में अप्लाई होता और कौन सा प्रोविजन क्रिमिनल लॉ में अप्लाई नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चंस अब इंटरव्यू है, आप देखिए हर रोज कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है। किसी कैंडिडेट को का इंटरव्यू 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाता है, किसी का आधे आधे घंटे तक इंटरव्यू चलता है। आप ये देखेंगे कि किसी से थोड़े डिफ़िकल्ट और कड़े क्वेश्चंस पूछे गए, किसी से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए। अब ये तो हम लोग नहीं कर सकते कि हर आदमी से यूनिफॉर्म क्वेश्चंस पूछे जाएं, किससे आसान किससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब इंटरव्यू अपने आप में इसके दो पक्ष हो सकते हैं, किसी के हिसाब से अच्छा, किसी के हिसाब से बुरा। खैर जो भी हो, कल जो क्वेश्चंस पूछे गए आपके कॉन्स्टी से पूछे गए, आईपीसी से, सीआरपीसी से, एविडेंस से, इन सारे सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए। क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उनके जवाब क्या होने चाहिए, ये हम लोगों ने आगे इस इंटरव्यू के इस पार्ट में डिस्कस किया है। वो पार्ट आप जरूर देखें। और आपके इंटरव्यू के सफलता का मूल मंत्र है, आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज हर हालत में देना है। जब सवाल पूछा जाए उसके बाद ही जवाब देना है। 2 से 3 सेकंड का आप पॉज देंगे तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे, आप कोई घबराहट, प्रेशर नहीं होगा, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स नहीं होंगे, और आपका असेसमेंट भी कि कैंडिडेट सवालों को ध्यान से सुनता है, समझता है, सोचता है, फिर जवाब देता है। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ये इंटरव्यू को देखते हुए आप का अगर इंटरव्यू होना है, अगर आप दे रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये सारे पार्ट आप देख जाइए इनको, और आने वाले समय में भी जो भी इंटरव्यू होने हैं जुडिशरी एपीओ के, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। तो आप देखिए इन वीडियोज को देखते हुए अपने इंटरव्यू की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिए। और अंत में ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर ज़रूरतमंद लॉ स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय। जितने भी क्वेश्चंस थे मतलब ठीक रहा। अब चांस की बात है, किसी से कुछ, किसी से कुछ। अब हम लोग तो ये नहीं कह सकते कि किससे क्या पूछा जाएगा, किससे क्या नहीं पूछा जाएगा। अकरेंस रिपोर्ट 157 में दिया हुआ, राइट। और इंफॉर्मेशन जो मिलती है पुलिस अफसर को, और उसको जो इन्वेस्टिगेशन के जरिए वो जो
केस की बाकी चीजें पता लगती हैं, तो उसकी एक रिपोर्ट बना के वो फॉरवर्ड करेगा, एंड दैट रिपोर्ट इज नॉन एज अकरेंस रिपोर्ट। 157 काफी डिटेल में बताया गया है। और डिटेल में मैंने लिखा है सर, बस मुझे सर कंफ्यूजन ये हो रहा था कि साइट प्लान भी वही होता है क्या? साइट प्लान इज समथिंग एल्स। साइट प्लान क्राइम सीन का जो नक्शा बनता है, दैट इज नॉन एज साइट प्लान। सर ये आपने ये भी बताया था कि साइट प्लान जो है विटनेसेस की इंफॉर्मेशन पे बनता है, इसलिए हेयर से एविडेंस होता है। तो सर एक्सपीरियंस रिपोर्ट भी हेयर से होती है या? साइट प्लान कब बताया गया था कि विटनेस जो आई विटनेस है वो आके मौका बताता है, दिखाता है, तो उस पे हियर से नहीं हुआ वो। अच्छा, वो किसने बताया कि विटनेस के उस पे होता है? पता नहीं सर, मैंने जो आपकी वीडियो के द्वारा जो नोट्स बनाए थे उसी में तो लिखा था मैंने। वो वीडियो को ठीक से देखना, वीडियो को ठीक से देखना। आप तो रात में तो नहीं देख सकते, लेकिन आप नहीं देखेंगे बाद में सर, बाद में कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे थे हम अपना तो सर ये विटनेस के द्वारा बनाई जाती है, तो क्योंकि वो आई विटनेस होता है, इसमें हेयर से एविडेंस नहीं है। ये ठीक है सर। आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। ओके सर। जितना कहा जा रहा है उतना याद रखिए कि सिर्फ ये कहा जा रहा है साइट प्लान, क्राइम सीन का एक नक्शा बनाना। जितना आप डिटेल में जाएंगे, यू आर कमिटिंग ए सीरियस ब्लंडर, एंड दिस इज नॉट टाइम टू कमिट सच ए ब्लंडर। अकरेंस रिपोर्ट एक लाइन, अकरेंस रिपोर्ट 157 में है। साइट प्लान जहां पे क्राइम हुआ तो क्या लोकेशन था, अगर मान लीजिए मर्डर केस है तो डेड बॉडी कहाँ पे थी, खून कहाँ पे था, किस एंगल से गोली मारी गई, कैसे देखा गया। तो अगर एक से ज्यादा चीजें लेंगे तो अपना इंटरव्यू आप खराब करके रोते हुए बाहर को आएंगे। अब ये समय नहीं है कि ऐसी चीजों को लेने का। एक लाइन में बताया जा रहा है, उसको याद कीजिए। अगर बहुत सारी चीजें अगर करना है तो फिर आप समझ लीजिए कि इंटरव्यू खराब होना। ठीक है सर, ठीक है। टेक इट सीरियसली, हमारी बातों को बुरा नहीं मानना। अभी समय नहीं है, कल सुबह को इंटरव्यू है, और अभी हम लोग ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी नहीं, बहुत कंफ्यूजन होगा, फिर नेगेटिविटी आएगी। आपको सिर्फ एक लाइन में बताया जा रहा है, साइट प्लान क्राइम सीन का जो नक्शा बनाया जाता है, दैट इज नॉन एज साइट प्लान। वो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि कैसे कैसे क्राइम हुआ, डेड बॉडी कहाँ पे थी, या मान लीजिए कि डेड बॉडी यहाँ पे थी, खून यहाँ पे गिरा हुआ था, डेड बॉडी के जूते कहाँ पे थे, जूते पैर में थे नहीं थे, आसपास क्या चीजें मौजूद थी, कमरे के अंदर डेड बॉडी मिलता है तो कमरे की चीजें अस्त व्यस्त थी नहीं थी, कैसी थी, तो वो सारी चीजें होती है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसकी कॉपी चार्जशीट के साथ भेजी जाती है कोर्ट में। अकरेंस रिपोर्ट 157 में दिया हुआ। अकरेंस रिपोर्ट इज समथिंग एल्स। जो पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है, जो एफआईआर दर्ज होता है और पुलिस अफसर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है 156 में, तो उस इन्वेस्टिगेशन के एवज में वो मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है कि इस इलाके में ये जुर्म हुआ। वो फॉरवर्डिंग ऑफ दैट रिपोर्ट इज नॉन एज अकरेंस रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है। और अब इसके बाद से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। ठीक है सर। बस हम लोग बस स्टार्ट कर दें। ये शिवांगी बुरा नहीं मानने का है, बस आपके लिए हम बता रहे हैं कि अभी आप बहुत सारी चीजों को लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी जो है पॉजिटिविटी रहना है, डरना नहीं है। आज कुछ ऐसे बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन पूछे गए, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि सामने वाला अगर इंटरव्यू बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर, तो उसके क्वेश्चन से इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर की जानकारी कितनी है वो भी पता लगता है। स्टेटस पता चल जाता है सर।
जी ऐसे बेवकूफी भरे सवाल आज पूछे गए हैं। एक पूछा गया है कि सीसी केस, 1 सीसी केस और 2 सीसी केस, जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पे। तो 1 सीसी केस, स्वाभाविक है कि 1 सीसी केस का नाम मैंने भी आज तक नहीं सुना, इतने साल हो गए प्रैक्टिस के और बड़े कई मुकाम से गुजरे हैं। और दावे के साथ सोशल मीडिया पे 1 सीसी केस और 2 सीसी केस कुछ होता नहीं है, ये सब बकवास है। सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें हैं, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर सोशल मीडिया पढ़ के 2-4 चीजें देख के मतलब ऐसे अनाड़ी ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो हमने भी नहीं सुना सर, ये क्या मार पूछ रहे हैं, हम तो सर सॉरी बोलते थे क्या। अब आप चुप रहिए। जी सर। ऐसे अनाड़ी ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे लग रहा है कि इंटरव्यू का माहौल एक मजाक सा उड़ गया। ऐसे बेवकूफी भरे सवाल, और इन सवालों से पता लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर वो डिजर्व नहीं करते मेंबर बनने का। सवाल पूछने वाले के सवाल से उसके भी स्ट्रेंथ का पता लगता। उन्होंने पूछा कि 1 सीसी केस और 2 सीसी केस, तो उनके हिसाब से 1 सीसी केस अगर आप डायरेक्ट कोर्ट में चले गए और कंप्लेंट केस फाइल कर दिया 200 में, तो 1 सीसी केस क्योंकि डायरेक्ट कोर्ट में आए हैं। लेकिन आप कोर्ट में बाद में आए हैं, पहले आप पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया, एसपी को दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर आप उसके बाद कोर्ट में आए तो 2 सीसी केस। इस तरह का कैटेगराइजेशन न किसी हाईकोर्ट रूल्स में है न सीआरपीसी में है। ये अजीबोगरीब सी चीज, मनगढ़ंत सी चीजें हैं। मैं भी गूगल पे सर्च कर रहा था तो मेरे को ऐसी नॉनसेंस, दिस इज ए टोटल नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और अगर ऐसी चीजें, अब मुझे नहीं पता, जो मेरे पास जानकारी आई है, तो इससे ये पता लगता कि अगर बोर्ड मेंबर्स के द्वारा ऐसी चीजें पूछी जाती है तो दे डोंट डिजर्व टू बी बोर्ड मेंबर। यस, और आई हैव नो रिग्रेट। अरे भैया, आप सवाल पूछना आपका डिस्क्रिशन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसी चीजें पूछें जो खुद में एक मजाक का पात्र बन जाए। खैर, एनीवे, दूसरा सवाल पूछा गया कि आईटी एक्ट के बारे में जानते हैं नहीं जानते। तो ये सवाल ठीक है, अच्छा सवाल है। और अब हम तो ये नहीं कहते कि भाई आईटी एक्ट से सवाल नहीं पूछना चाहिए, पूछ सकते हैं। आईटी एक्ट जानना चाहिए हम लोगों को। और आईटी एक्ट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट केस बताइए। सर श्रेया घोषाल वाला केस था सर, एक श्रेया सिंघल वाला, ये श्रेया सिंघल का केस था। 66 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। और क्या केस था? तो वो महाराष्ट्र में जो लड़कियां कुछ बोली थी वो कई सारे केसेज है इसमें आईटी एक्ट के अंतर्गत। अब श्रेया सिंघल का तो केस आया ही आया। आपका श्रेया सिंघल का केस कब आया? 2015 में। और श्रेया सिंघल केस के बाद से आपको आईटी एक्ट के जो केसेज है, उस केसेज में आया कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो सोशल मीडिया हैं, अगर मान लीजिए कि फेसबुक पे आपने किसी के बारे में कोई चीज डिफेमेटरी लिखा, तो उसके लिए फेसबुक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फेसबुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी ही है कि जब वो डिफेमेटरी चीज उनकी नॉलेज में आए, फेसबुक के नॉलेज में, तो उस पोस्ट को वो या तो डिलीट कर दें या उस पोस्ट को वो ब्लॉक कर दें।
तो और एक केस आया गूगल वर्सेज, लिख लीजिए, गूगल वर्सेज विशाखा इंडस्ट्रीज। गूगल वर्सेज विशाखा इंडस्ट्रीज। V for Valley, I for India, S for South, A for America, K for कर्नाटका, A for अमेरिका। विशाखा इंडस्ट्रीज, ये गूगल जो हम लोग करते हैं, तो गूगल ने केस फाइल किया था गूगल वर्सेज विशाखा इंडस्ट्रीज के नाम से केस है, दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुआ था 2017 में। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें कहा था कि सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स are not directly responsible for the content shared by its users, but they have obligation to remove unlawful content upon receiving a valid notice. ये दो केस के बारे में बताना। एक और केस आया 2020 में, महेश्वरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये भी सोशल मीडिया कंटेंट से ही रिलेटेड है। और कुछ स्टूडेंट्स है, उनका इनफॉर्मल पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ से इनफॉर्मल पूछेगा। तो अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग सवाल, जैसा पहले भी होता रहा है और मैं भी पहले से कहते आया हूँ। तो अब ये आप उम्मीद नहीं कर सकते, हो सकता है किसी से इजी सवाल पूछेगा। अब इसमें एक उदाहरण के तौर पे एक से पूछा गया कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, तो 1914 में शुरू हुआ, कितने लोग मरे होंगे, तो 1-1.5 लाख लोग तकरीबन मारे गए होंगे। और तीसरे से कि भैया जो 1-1.5 लाख मारे गए, 5000 आदमियों के नाम पते बताओ। तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू का मजाक नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो काफी रेस्पेक्टेबल और अनुभवी लोग हैं, लेकिन ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल कभी कभी, जैसा कि फर्स्ट सीसी केस, सेकेंड सीसी केस, ये भी सवाल पूछा गया कि एविडेंस एक्ट का कौन सा प्रोविजन क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई करता और कौन सा प्रोविजन सिविल लॉ पे अप्लाई करता। अब बताइए भैया, ये सवाल, इस तरह के सवाल कि एविडेंस एक्ट का कौन सा प्रोविजन सिविल लॉ पे अप्लाई करता, कौन सा क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई करता, तो ये कोई, आप इन चीजों का जस्टिफिकेशन दे सकते, लेकिन मेरी व्यक्तिगत नजरों में ये बेवकूफ़ी भरे सवाल हैं। और इस तरह के बेवकूफ़ी भरे सवाल से सवाल पूछने वाले से जो आदमी सवाल पूछता है उससे उसका भी स्टैंडर्ड पता लगता। तो ऐसे सवाल कि एविडेंस एक्ट का कौन सा प्रोविजन सिविल लॉ पे अप्लाई करेगा, कौन सा प्रोविजन क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई करेगा। 1 सीसी केस वो होता है जो डायरेक्ट 200 में कंप्लेंट फाइल हो गया, और बाकी 2 सीसी केस, अब ये पूछा गया या नहीं पूछा गया मैं इसके बाद, लेकिन जो मुझे सूचना मिली है उन सूचनाओं के आधार पर,
तब चलिए जो भी है, मैं इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जस्ट एक पब्लिक डोमेन में कि इंटरव्यू आने वाले समय में अच्छा हो, अच्छे सवाल पूछे जाए और तरीके के सवाल पूछे जाए, ढंग के सवाल पूछे जाए। अब इंटरव्यू तो टोटल डिस्क्रिशन है, किसी कैंडिडेट को 80-90 नंबर मिल गया और किसी को 5 और 10 नंबर मिल गया। इंटरव्यू का कोई पैमाना नहीं है कि क्या पूछा जाएगा और क्या नंबर दिया जाएगा। हम लोगों को पता ही नहीं कि एक स्टैंडर्ड आंसर क्या होगा। अब ऐसे सवालों के आंसर कि एविडेंस एक्ट का कौन सा प्रोविजन सिविल लॉ पे अप्लाई करेगा, कौन सा प्रोविजन क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई करेगा, इस सवाल का, ये सवाल अपने आप में, और वो भी इंटरव्यू के दौरान। वैसे इसका जवाब देने के लिए आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो खासकर क्रिमिनल केस में, जैसे सेक्शन 25, 26, 27, एकम्प्लिस 133, तो ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो क्रिमिनल केसेस में अप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जैसे एडमिशन का हो गया, कैरेक्टर सिविल केसेस में इररिलेवेंट, एक्सपर्ट एविडेंस तो दोनों में होगा, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सिविल क्रिमिनल दोनों में होगा। तो आपका आंसर ये हो सकता है कि सर कुछ प्रोविजंस एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल केसेस के लिए बने हुए हैं, वैसे एविडेंस एक्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में अप्लाई करता है। तो चलिए ये सवाल कुछ हद तक आप जवाब दिया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट सीसी केस और सेकंड सीसी केस एंड थर्ड सीसी केस हम अपने मन से अपना डिफिनीशन नहीं बना सकते। ये सवाल सोशल मीडिया की पैदाइश है, और सोशल मीडिया को देख के अगर इंटरव्यू चले तो इस पर मुझे घोर आपत्ति है। बोर्ड मेंबर्स के अपने सवाल होने चाहिए, और अगर खैर चलिए हम लोग कर क्या सकते हैं इसमें, दिस इज ओनली माई व्यू। मैं ये चाहता हूं कि इंटरव्यू अच्छा हो, अच्छे सवाल पूछे जाएं, सवाल वो पूछे जाएं जो जॉब प्रोफाइल से, जैसे आप एपीओ के बारे में पूछिए कि उसका आज एक एपीओ से संबंधित बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एपीपी की आवश्यकता है या नहीं है। अब ऐसा देखिए, 1-2 मेंबर हो सकते हैं, 1-2 मेंबर के सवाल उटपटांग से हो सकते हैं, तो 1-2 मेंबर के सवाल उटपटांग से हो सकते हैं। तो आप कोई जनरल, मेरा किसी भी तरह का कोई इरादा नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का, जस्ट हमारा ये पर्सनल ओपिनियन है कि कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत अच्छा पोस्ट, जहाँ कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है, वहाँ एपीओ की जिम्मेवारी काफ़ी अहम है, और एपीओ का पोस्ट काफ़ी अहम है। तो सवाल थोड़े तरीके के होने चाहिए, जॉब प्रोफाइल से मैचिंग हो। मैं वहाँ यहाँ उनकी क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और मैं अपनी बातें चाहे किसी के भी खिलाफ बोलना हो, अगर जायज है तो मैं बोलने में 1 सेकंड भी पीछे भी नहीं होता। तो एनीवे खैर जो भी हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन अपील जरूर है कि सवाल पूछने वाले, अगर सवालों को सुनकर सवाल पूछने वाले के स्टैंडर्ड का पता लगता है, ये फैक्ट है। अब हमारी इस बात को जिस लहजे में समझ ला, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, यह एक यूनिवर्सल फैक्ट है। मैं भी बोलता हूं, वाणी से व्यक्तित्व का पता लगता। द लैंग्वेज यू स्पीक इट रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी। द क्वेश्चन यू आस्क
that reflect your talent। तो ये सच है, यूनिवर्सल फेनोमेना है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता। आज ये और भी बहुत अच्छे अच्छे भी सवाल पूछेगा और बहुत बेहतरीन सवाल पूछेगा और ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। अब आइए चलिए, अब ये बेवकूफ़ी भरे सवालों को मैं यहाँ पे दोहराऊं तो एक तो बेवकूफ़ी वहाँ पे हुई जो ऐसे सवाल पूछेगा, और दूसरी बेवकूफ़ी मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता उन सवालों को दोहराकर। तो इसलिए उन चीज़ों को छोड़ते हुए हम लोग अब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एपीओ का कोई रोल है या नहीं है। हैंड रेज कीजिए, जवाब दीजिए, फिर मैं इसका जवाब बताऊंगा आपको आंसर। यह सत्य। सर ऐसा हो सकता है कि जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल प्ले कर रहा हो तब असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर का रोल होता। यस रोशन। यस शिवांगी। सर जब रेवेन्यू मैटर देखता है तो सर वहाँ पे उनके रेवेन्यू के पीपी होते तो हैं, लेकिन हमारी पद वाले पीपी शायद क्रिमिनल वाले तो सर नहीं होते हैं, लेकिन रेवेन्यू पीपी होते हैं सर। और सर मुझे लगता है कि जब 24 घंटे के अंदर जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो सर वहां पर रोल हो सकता है। यस सारा। सर जैसे सीआरपीसी में 106, 107, 108 इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल है, तो वहां पे तो पीपी का भी रोल होता होगा ना सर? यस, और कोई जवाब देना चाहेंगे? कहीं सीआरपीसी में एपीपी का कहाँ कहाँ रोल बताया हुआ, क्या सेक्शन है सीआरपीसी में? 301। क्या है 301? बताइए क्या है 301? एपीओ या पीपी से संबंधित सेक्शंस कहाँ पे हैं आईपी सीआरपीसी में? 2U में डिफाइन किया गया है सर, 24 में, 25 में, और उसके बाद सर उसका रोल जो दे रखा है वो सर रोल दे रखा है इसमें ट्रायल में सर, सेशन ट्रायल में स्पेशली, और उसके बाद सर एक अभियोजन वापस लेना और सर शमन करने में भी सर सीआरपीसी में कहीं दिया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी एपीओ होगा? नहीं सर, ये कहीं लिखा नहीं है सब, जहाँ तक मुझे लगा सब लिखा नहीं है। बाकी किसी को है पता कि सीआरपीसी में कहीं लिखा हो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी एपीओ अपॉइंट किया जाएगा? आप में से किसी को कोई जानकारी हो? सर लेकिन ऐसा तो नहीं सर, जो स्टार्टिंग के सेक्शन में लिखा कि जो शक्तियां हैं वो अन्य मजिस्ट्रेट भी यूज कर सकेंगे वहां पर। देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रायल नहीं होता। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ जो भी प्रोसीडिंग है 107, 108, 151 की, ये सारी इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स के नेचर में है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। तो वहाँ एक्यूटल या कन्विक्शन नहीं होता, एंड दैट इज ओनली इंक्वायरी। वहाँ प्रोसिक्यूट भी किसी को नहीं किया जाता। एक एप्रीहेंशन होता है कि अगर इस आदमी से सिक्योरिटी ना ली जाए तो ये पीस को, शांति को भंग कर सकता है, और उस एवज में उसे सिक्योरिटी ली जाती है। जो पुलिस ऑफिसर होता है वही कंप्लेनेंट होता है उस पर। तो अमूमन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एपीओ का कोई रोल नहीं होता एज पर सीआरपीसी। कुछ इक्के दुक्के मैटर स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको बोलना सिर्फ यह है
अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपको सिर्फ नपा तुला जवाब देना है सर। नॉर्मली एज पर सीआरपीसी एपीओ का रोल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल हाई कोर्ट तक में है, जिसका सेक्शन 24, 25, 25A 25A क्या कहता है? अभियोजन निदेशालय। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो रेवेन्यू मैटर्स में, जो अब आपको अपने आप ज्यादा नहीं बोलना है, जो रेवेन्यू पीपी वो अलग अलग रेवेन्यू मैटर में रेवेन्यू पीपी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे प्रोविजन बना सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो चाहे तो ऐसा प्रोविजन बना सकती है। लेकिन सो फार एज सीआरपीसी इज कंसर्न, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एपीओ का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वहां प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता किसी को। अगर किसी को प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो उसका इंक्वायरी चलेगा या ट्रायल चलेगा? आप ट्रायल चलेगा सर। हाँ, आप किसी को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं किसी ऑफेंस के लिए तो उसका ट्रायल चलेगा। एपीओ का रोल प्रोसिक्यूशन का होता है। APO is not a man to assist into finding of an inquiry। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया। ये सवाल पूछे जान। यस शिवांगी। सर हम ये कह रहे थे कि जो सेक्शन 167 में जब पुलिस रिमांड मांगती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 डेज की देता है, तो वहां पे कुछ रोल हो सकता है? वहां पे जो पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का बीच का मसला होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पीपी नहीं जाता है रिमांड के लिए। ओके सर। और मतलब ये जो है ना कि, और एक और आया था कि जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम करते हैं, आप में से किसी ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम करते हैं तब पीपी हो सकता। क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम करने का? नो सर। बाकी आप में से कोई और आदमी बताइए, क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है? कैन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज जुडिशियल फंक्शन? अगर एब्सेंट होती तब नहीं, जो किसी आदमी को 24 घंटे के अंतर्गत कोर्ट में पेश किया जाना है, कोई नियरेस्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, तो ये बात होती थी बहुत पुराने जमाने में। आज के जमाने में ये बात होती है कि कोई नियरेस्ट मजिस्ट्रेट नहीं होगा, और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट चाहे कितना भी दूर हो, टाइम टेकन इनटू प्रोड्यूसिंग इनटू द कोर्ट वो एक्सक्लूड होता है या नहीं एक्सक्लूड होता? चाहे जितना भी 24 घंटे प्लस टाइम एक्सक्लूडिंग फ्रॉम पुलिस स्टेशन टू द कोर्ट। मान लीजिए कि पुलिस स्टेशन से कोर्ट आने में 3 घंटे का समय लगता, तो 3 घंटा एक्सक्लूड होगा या 3 घंटा 24 घंटे में ही काउंट होगा? तो वो एक्सक्लूड होगा सर, वो उसको छोड़ के गिना जाएगा सर। हाँ, तो अगर मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश करने का एक प्रोविजन है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट ना हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट तब, तो ये बहुत पुरानी बात, जब सीआरपीसी शुरू में था तो वहां कोर्टें इक्की दुक्की होती थी, बहुत दूर दूर कोर्ट होती थी।
और वो भी प्रोविजन तब है कि जब कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना हो। जैसे मान लीजिए कोई छुट्टी का दिन है 15 अगस्त, जो आदमी 24 अगस्त को क्राइम करेंगे वो 15 अगस्त को कोर्ट में पेश किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? 24 घंटे के अंतर्गत जी सर। या 15 अगस्त की जगह उनको 16 अगस्त, 15 अगस्त तो छुट्टी होती है, तो 15 अगस्त की बजाय 16 अगस्त को पेश करेंगे या 15 अगस्त को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठता? 15 अगस्त को ड्यूटी मजिस्ट्रेट, कोर्ट इज ऑलवेज ओपन। 14 अगस्त को कोई अरेस्ट हुआ है तो उसे 15 अगस्त को पोस्ट करना होता। और रोशन जी, तो आप तो कोर्ट में देखते हैं 15 अगस्त को भी कभी आपकी ड्यूटी लगी है कि नहीं लगी है कोर्ट में? जी सर, 15 अगस्त में ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहता है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है। कोर्ट में लगी है कभी ऐसी ड्यूटी 15 अगस्त, 26 जनवरी, किसी छुट्टी वाले दिन? जी सर। जी सर, सर का जिस दिन अगर 15 अगस्त को रहता है तब हाँ हमको भी रहना पड़ता है। हाँ, एक ही मजिस्ट्रेट रहते हैं हाँ, कोर्ट के लिए। हाँ, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बोला जाता है। लिंक मजिस्ट्रेट उन्हें बोला जाता है जैसे कोर्ट का नॉर्मल वर्किंग टाइम खत्म हो गया तो नेक्स्ट सीनियर इन रैंक जो मजिस्ट्रेट होंगे उनको लिंक मजिस्ट्रेट कहा जाता है, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट छुट्टी वाले दिन होता है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन लिंक मजिस्ट्रेट एंड ड्यूटी मजिस्ट्रेट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी भी हालात में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फंक्शन कर सकता है? कैन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज जुडिशियल फंक्शन? क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जुडिशियल पावर दिया गया है? नहीं सर, इसी को तला करने के लिए सीआरपीसी बनाया गया, प्रावधान किया गया जुडिशियल को एग्जीक्यूटिव तला करने के लिए। दिस इज द बेस्ट आंसर एंड 100% करेक्ट। पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही जुडिशियल फंक्शन करता था। अंग्रेजों के जमाने में, पुराने जमाने में, जब हमारे पूरे कोर्ट का सेटअप नहीं हुआ करता था, उससे भी पहले कोर्टें नहीं होती थी, राजा के ही इच्छा कानून हुआ करते थे। हम लोग आज भी सुनते हैं ना, किंग्स कोर्ट, क्वींस बेंच, किंग्स बेंच। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन बहुत जरूरी है। संविधान में कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, कुछ ऐसा? जी आर्टिकल 51 में है। तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जुडिशियल पावर नहीं है और जबरदस्ती का हवाबाजी नहीं करना है। ऐसा होगा तो वैसा होगा। जबरदस्ती का हवाबाजी करेंगे तो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी और इंटरव्यू से रोते हुए बाहर को निकलेंगे। कल सुबह को इंटरव्यू है, हमारी बातों का बुरा नहीं मानना है। एज ए टीचर मैं आपके भले के लिए कहता हूं कि ऐसी बेवकूफी, जबरदस्ती का ओवर थॉट नहीं देना है। अब ये कहना कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुडिशियल फंक्शन जब डिस्चार्ज करेगा, ये कानून है या घर का राज है? मजाक हो रखा है। कैन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज जुडिशियल फंक्शन? सोचिए, बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका? नो सर। चलिए, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। फिर पूछा गया दूसरा सवाल, क्या कोई आदमी अपने ही चीज का थेफ्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? ये आईपीसी सीरीज में कई बार बताया गया हम लोगों का। ये जो हाँ, ये सर कर सकता है जब उसकी अपना ही चीज अपने पोजीशन में नहीं हो तो दूसरे के पोजीशन से। ये एक बच्चे से पूछा गया
कि थेफ्ट का इसेंशियल इंग्रेडिएंट, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट बताइए विच इज द मोस्ट इसेंशियल। ये कब्जे के विरुद्ध अपराध। बेईमानी पूर्वक है सर। सर मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी। बेईमानी डिसऑनेस्टली है सर, इसका सबसे मेन करेक्ट। वैसे मेरे हिसाब से ये कब्जे के विरुद्ध अपराध है और यही इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट। बताना बेईमानी को आशा रखते हो किसी बताना। देखिए, मैं पहले कह रहा था ना कि सवाल से सवाल पूछने वाले के स्टैंडर्ड का पता लगता। ये सारे इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स हैं, लेकिन अगर मान लीजिए, अब देखिए वन बाय वन, अगर पार्टी मूवेबल नहीं है तो क्या थेफ्ट उसका हो सकता? नहीं सर। इमूवेबल पार्टी, कैन इमूवेबल पार्टी बी टेकन अवे? थेफ्ट के लिए टेकिंग अवे जरूरी है कि नहीं है? जी सर। प्रॉपर्टी का मूवेबल होना भी जरूरी है। एंड थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन, ये भी ठीक बात है। और डिजॉनेस्ट इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। अनलेस अनटिल इंटेंशन इज डिजॉनेस्ट देयर कैन बी नो थेफ्ट। तो ये सारे के सारे सवाल, ये सारे के सारे आंसर सही हैं, लेकिन इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्राइम में क्या चीज दे, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इंटेंशन इज द मोस्ट वाइटल एलिमेंट ऑफ क्राइम। क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है? बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सर, ये तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट है आईपीसी में किसी भी। क्राइम के लिए इंटेंशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, मेंस रिया। तो देयर हैज टू बी ए डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अगर इस लॉजिक से बात करें तो द मोस्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन। हालांकि ये सवाल ऐसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलिए अगर उनकी बात मान भी ली जाए तो इस लॉजिक से इसका आंसर ये होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। फिर पूछा गया कि फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में क्या डिफरेंस है? रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। यस रोशन, बताइए, फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट सर हुआ मानवाधिकार जो नियम सर, जैसे जल का पानी, मतलब बिजली, पानी, इस सब का जो राइट हो गया सर, ये ह्यूमन राइट्स हो गया। किसी मानव के लिए जन्म से के बाद ही उसको जो राइट दिया जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट हो गया सर जो संविधान प्रदत्त करती है, इसके इन्फोर्समेंट के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्समेंट अगर होता है इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। किसी का बिजली काट दिया गया तो रेस्टोरेशन ऑफ बिजली के लिए वो कोर्ट नहीं जा सकता है? ऐसा मतलब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सर नहीं जा सकता है, मतलब डायरेक्ट में नहीं जा सकता। पानी, बिजली राइट टू लाइफ का पार्ट हो सकता, नहीं हो सकता? अगर हो सकता है, लेकिन सर इसके लिए डायरेक्ट हम लोग नहीं जा सकते। दिस आंसर इज रॉन्ग। यस शिवांगी, क्या डिफरेंस है ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट में? जी सर, बेसिक डिफरेंस ये है कि सर ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो एक ह्यूमन होने के नाते इनहेरेंट होते हैं व्यक्ति के अंदर, और उनको किसी भी आधार पर डिनाई नहीं किया जा सकता है। और जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो वह हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। दिस इज बेटर आंसर।
शिखा का बार बार मैसेज आ रहा है कि बहुत अच्छा हुआ इंटरव्यू। बढ़िया है सर। अभी चलिए वो ट्रेन में है, कल उसको बोलेंगे ज्वाइन करने के लिए। देखिए, ह्यूमन राइट is one which is universally available to each and every human being, and fundamental right is one which is provided into the constitution। हमारे constitution में पार्ट 3 में प्रोवाइड किया गया है। तो फंडामेंटल राइट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट कुछ और है, किसी और कंट्री में जाइएगा तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट की श्रेणी में कुछ और भी मिल सकता है। तो सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट्स। फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए आप किसी गिवन कंट्री के लीगल सेटअप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता। और ह्यूमन राइट के लिए जैसे गाजा में युद्ध चल रहा या मास लेवल पे ह्यूमन राइट वायलेशन है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं या नहीं जा सकता? क्या वो लोग नोट ले सकते या नहीं ले सकता? बताइए। जी सर, जाना तो चाहिए सर। ले सकता। तो देखिए, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट, ये कहा जा सकता है। जी सर। बट ऑल ह्यूमन राइट्स मे और मे नॉट बी फंडामेंटल राइट। ह्यूमन राइट का स्कोप बहुत बड़ा है और फंडामेंटल राइट का स्कोप लिमिटेड है। सिर्फ वही राइट फंडामेंटल है जो संविधान के द्वारा लिखे हुए हैं, ये कहा जा सकता। जी सर। अब आप गूगल में देखेंगे तो कुछ बुद्धिमान महाशय कहते हैं कि फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। तो क्या ये बात ठीक है कि फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं? जी नहीं सर। नॉन सिटीजन को नहीं मिलता फंडामेंटल राइट। सभी को अवेलेबल है। नॉन सिटीजन को भी हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। जी सर है। तो अब ये गूगल प्रभु की माया है। गूगल पे लिखा हुआ कई सारे बुद्धिमान महाशय लोग कहते हैं कि फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड ह्यूमन राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। आगे और भी बहुत सारी चीजें अनाप शनाप चीजें लिखी हुई है। तो आपको बस इतना ही जानना कि ह्यूमन राइट का सोर्स है इंटरनेशनल लॉ और फंडामेंटल राइट का सोर्स है इंडियन अपना उस कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। तो ये तो उधर हो गया। फिर पूछा गया कि जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? पार्डन बताइए, हैंड रेज कीजिए। यस शिवांगी। सर आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। यस पार्थ जायसवाल। तो राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है। तो ये कहेंगे कि क्षमादान की शक्ति। पार्डन का मतलब क्या होता है? यस सर, आप बताओ। यस सर, आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को क्षमादान की शक्ति दी गई है सर। क्या होता है उससे? पार्डन से पार्डन कंप्लीटली purges the crime. It can be granted any time after commission of the crime. अगर सजा नहीं भी हुई है, मान लीजिए किसी ने मर्डर किया 302 का, उसे सजा नहीं हुई है
अभी मुकदमा चल रहा, तो क्या बिफोर कन्विक्शन पार्डन दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता? पार्डन एनी टाइम दिया जा सकता है। एनी टाइम या आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस? आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस। Pardon can be granted any time after commission of the offense, whether the man has been convicted or is still on trial. तो नंबर 1, pardon is act of grace. अगर किसी को पार्डन मिल गया तो एज इफ नो क्राइम वाज कमिटेड, और सबसे सुपर पावर है पार्डनिंग का। तो अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज पार्डनिंग पावर, तो आप बताएंगे कि पार्डनिंग पावर completely purges the crime, it can be granted any time after commission of the crime, it is not necessary that there has been a conviction, the case is still pending, no judgment has been passed so far, but the power of pardon can be exercised. It is available to President of India under Article 72 और गवर्नर को 161। ऐसे बता सकता हूँ। 72 के पावर का इस्तेमाल करने के लिए क्या प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट एड एंड एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 74 और नॉट? नो सर। सवाल क्या पूछा गया? सवाल क्या पूछा गया आपसे? सर एड एंड एडवाइस ले सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कि नहीं? तो सर ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीआई एपीओ में, तो सर ये मेरा गलत हुआ था जब हमने लिखा था नो। इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे, ये पूछा गया है आज क्वेश्चन। और सीबीआई एपीओ में आपने कहा नो, तो एड एंड एडवाइस इज ऑलवेज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। हाँ, तभी ये मेरा क्वेश्चन गलत। हाँ, अगर प्रेसिडेंट if he is not abiding by aid and advice of council of minister, he can make himself liable for impeachment for violating the constitution. It is mandatory upon the president never to act contrary to the aid and advice given by council of ministers. और अभी तपाक से किसने कह दिया था नो? चलो, तो सॉरी नहीं भाई, आपसे प्रार्थना है हमारी। देखिए बच्चे, अगर अपने बच्चे लोगों से हमें बार बार एक्सप्लेनेशन देना पड़े तो क्या कोई टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता रहेगा कायम? अरे हमारे बच्चे लोग कम से कम हमें समझें कि मैं जो भी बोल रहा हूँ आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। तो कभी मैं बुरा होके आपको डांट दूं या कड़े शब्दों में बोलूं तो मेरा ये मतलब नहीं होता है कि मैं आपकी को ह्यूमिलिएट या इंसल्ट करूं। मेरा मतलब सिर्फ ये होता है कि उस डांट से आप याद रखें कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। मैं क्यों अपने बच्चे को ह्यूमिलिएट करूंगा? आप मेरे से अलग हैं या मैं आपसे अलग हूं? बताइए मुझे। नहीं सर, आप तो सही समझाते हैं सर। क्या कोई भी बताइए, विवेक, रोशन, आप मेरे से अलग हैं और मैं आपसे अलग हूं, या हम दोनों एक साथ साथ हैं? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही रोशन तक। चलिए एनीवे, फिर आगे सवाल पूछा गया कि रेस जेस्टे का डॉक्ट्रिन कहां से लिया गया? जवाब दीजिए इसका। बहुत देर से, हाँ यस पार्थ, बहुत देर से मैं देख नहीं पाया था, आपने हैंड रेज किया। कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी सर, गलती से हो गया। नो नो इशू एट ऑल। रेस जेस्टे को इंडियन लॉ में कहीं दिया गया है?
जी सर, सेक्शन 6 में दिया गया है। सेक्शन 6 में दिया गया है। कोई ऐसा आदमी बताइए जो विटनेस नहीं हो सकता। वेलकम अमित। हाँ, वो खुश रहिए खुश रहिए। कोई ऐसा आदमी बताइए जो गवाह नहीं बन सकता। 122 में विवाह में सर जो पति और पत्नी नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपवाद वो अपने खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकता। सर वो व्यक्ति जो कि क्वेश्चंस को समझने में और रेशनल आंसर करने में कैपेबल नहीं है, वो गवाह नहीं बन सकता। परफेक्ट कंप्लीट नहीं है। परफेक्ट। 118 में क्या लिखा हुआ? तो यही लिखा हुआ ऑल पर्सन्स आर कंपिटेंट विटनेस। पढ़िए 118। रीड एनी ऑफ यू। कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने हम सबसे पहले अभी तुरंत अमित जी आपसे अभी तुरंत अमित जी का आज इंटरव्यू हुआ और अमित जी से बात करेंगे अभी तुरंत। बस ये बता दीजिए जो सवाल आप जवाब दे रहे थे उस जवाब को पूरा कर लीजिए। 118 पढ़ने के लिए कहा था। हाँ हाँ। सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि वो कोमल वयस, अति वार्धक्य, अत्यधिक वृद्धावस्था, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्न समझने से उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित हैं। हाँ, मतलब all persons are to be competent witness unless court considers them that they are not capable to give rational answer to the question put to them on account of tender age, old age, infirmity or sickness. अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन भी दिया है सर, स्पष्टीकरण। कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक कि लूसिड पीरियड उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उनकी युक्ति संग उत्तर देने से निवारित न हो। यस अमित, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस, क्या क्या पूछा गया, आपने क्या क्या कहा उनको? सर बोर्ड बहुत कॉपरेटिव था। आशीर्वाद से सर ठीक रहा, अच्छा रहा सर। बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि सबसे पहले मेरा ही था फर्स्ट। तो मैम का था बोर्ड, मैम बहुत कॉपरेटिव थी। उससे पहले बोली कि आइए बैठिए, हम लोग कुछ बात करेंगे कूल डाउन करने के लिए। पहले बताएंगे उसको आपका 2017 में LLB हुआ है, उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? मैंने बताया बस मैंने LLM किया है और LLM 2020 में कंप्लीट होने के बाद मैं प्रैक्टिस में हूँ पटना हाई कोर्ट में। फिर उन्होंने पूछा कि किस सेक्टर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? बताएं उनको कि क्रिमिनल साइड में, क्रिमिनल लिटिगेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मैंने बताया कि क्रिमिनल लॉ इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके बाद फिर मैम ने कोई क्वेश्चन नहीं किए। बात मुझे लगता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर हो रहे हो। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन ही उन लोगों ने पूछा। What is organized crime? What is mob lynching? मॉब लिंचिंग वाला जो था ये दूसरे सर ने पूछा। वो एक्चुअली थे जो न्यू लेजिस्लेशंस आ रहे हैं, रेफरेंस कहाँ पे, एग्जैक्ट साइटेशन पूछ रहे थे। मैंने कहा कि सर ये चूंकि अभी अंडर कंसिडरेशन है
I'm sorry, I have not gone through it in details. So I'm unable to answer this question. उसके बाद उन्होंने पास कर दिया, फिर नेक्स्ट मैम बोली ठीक है रहने दीजिए, आगे बढ़ो। उसके बाद फिर प्रूफ डिस्प्रूफ और इजी क्वेश्चन ही पूछा गया। क्रिमिनल कोड की हायरार्की सर ने पूछा था। इसके अलावा क्लोजर रिपोर्ट पूछा था। क्लोजर रिपोर्ट भी पूछा गया। यस, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस और मेंस दिया। हाँ, और मेंबर थे वो प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस पूछ रहे थे और मेंस दिया पूछ रहे। और 144 के बारे में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 144 कर्फ्यू। स्पेसिफिक 145 से डिफरेंट कैसे होता है। तो मैंने उनसे कहा कि एक्स पार्टी डिसीजन भी इसमें लिया जा सकता है। एक्स पार्टी भी हो सकता है 144 वाला। तो उसके बाद उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लगा कि सेटिस्फाइड है। फिर उन्होंने बड़े सर को पास किया। उन्होंने पूछा प्रूफ का डिफिनेशन क्या है। मैंने टेक्निकल के डिफरेंस से उनको बताया प्रूफ का डिफिनेशन। उसके बाद उन्होंने पूछा प्रूफ और एविडेंस में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों साइनोनिम्स हैं। मैंने बताया कि नहीं, दोनों साइनोनिम्स नहीं है। प्रूफ इज आउटकम ऑफ एविडेंस। परफेक्ट परफेक्ट। ये इंस्पायरिंग आंसर है। दिस इज मेरे मुंह से ही सीधा निकला परफेक्ट। तो उनके एक्सप्रेशन से भी लगा कि वो सेटिस्फाइड है। उसके बाद फिर उन्होंने मैम की तरफ देखा, तो फिर मैम ने ओके थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर। आराम से प्रणाम करते हुए। इनफैक्ट अब देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि अलग अलग बोर्ड हैं, तो और उस बोर्ड में 5-5 लोग 4-4 लोग ऐसे हैं, तो हो सकता है कि कभी अब इंसान जो है कब अच्छे मूड में होगा कब अच्छे मूड में नहीं होगा, तो मूड का असर व्यक्तित्व पे हमेशा पड़ता है, चाहे कोई कुछ भी रहे। आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे देखेंगे डॉक्टर को, तो डॉक्टर ऐसे फाइल फेंक देता है कि भागो भागो नहीं देखेंगे, अरे इसको साइकेट्री में रेफर करो। मतलब इस तरह की भी चीजें कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। तो कब कौन बंदा खुश मिलेगा, कब कौन बंदा इरिटेटेड मिलेगा, किससे क्या सवाल पूछे जाएंगे, किससे क्या सवाल नहीं पूछेंगे। आज कुछ बेवकूफ़ी भरे हुए सवाल पूछे गए। ये सर हमारे बाद ही हमारे ही बोर्ड में मेरे जान पे धोखा हुआ था। क्वेश्चन का आंसर देने पे काउंटर क्वेश्चन वगैरह, मतलब क्वेश्चन का रिपीटेडली उससे नया क्वेश्चन निकाल के जितना मैक्सिमम वो लोग जा सकते थे। नहीं, अगर आप जवाब शॉर्ट नहीं देंगे तो काउंटर क्वेश्चन होगा ही होगा। नपातुला जवाब अगर देंगे एक्यूरेट टू द पॉइंट, तो फिर काउंटर क्वेश्चन तभी होता है जब आप घुमा रहे हैं उनको, और जब आप लंबे लंबे आंसर दे रहे हैं। आपके साथ वाले जिनसे ऐसा हुआ काउंटर क्वेश्चन, क्या वो लंबे जवाब दे रहे थे? उनका आंसर तो मैंने पूरा सुना नहीं, मैंने उनके क्वेश्चंस जो थे वो पूछा कि क्या क्या आपसे पूछा गया। हाँ, क्या क्या पूछा गया उनसे? उनसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के कुछ प्रोविजंस पूछे गए थे। 315 के बारे में पूछा गया था, और 309 के बारे में पूछा गया था, आर्टिकल 21 का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड पूछा गया था। जो न्यू अमेंडमेंट वगैरह आ रहे हैं उससे पूछा गया। तो मुझे लगता है चूंकि सबसे फर्स्ट मेरा ही था, अभी वो लोग एडजस्ट हो ही रहे थे सर, शॉर्ट में हुआ। मेरे बाद जो लोग भी गए उनका 10 मिनट से कम किसी का नहीं हुआ। 12 मिनट लगभग सब लोग का हुआ।
कुछ बच्चे लोगों से ये भी पूछा है कि अभी तक कितने टोटल अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और लास्ट 5 अमेंडमेंट के नाम बताइए। जी आज ही पूछा गया ये सवाल, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सवाल जो आज पूछा गया वो कल भी यही पूछा जाए। उनको भी पता है ये। एक सर क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है। हाँ। पूछा था क्या चीज? मेंस्ट्रुआ के बारे में पूछा था। हम्म तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द एसेंशियल्स ऑफ मेंस्ट्रुआ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मेंस्ट्रुआ। हम्म कुछ सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑफेंस। फिर मुझे लगा कि नहीं, जब मेंस्ट्रुआ पूछ रहे हैं तो मेंस्ट्रुआ के ही मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इंटेंशन, इंटेंशन, नॉलेज, रिकलेसनेस, कॉन्फिडेंस, ये सब। तो फिर उन्होंने कहा तो कि अच्छा ये तो ठीक है, एक्ट वगैरह कुछ एक्ट रोल है। तब फिर मुझे लगा कि बच्चे कि ये ऑफेंस के बारे में पूछना चाह रहे थे कि क्राइम करके आई एसेंशियल इंग्रेडिएंट। फिर मैंने उनको बताया कि सर मेंस्ट्रुआ एंड एक्टोसियस बोथ आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम। बगल वाले सर जो थे वो बोले कि ठीक है, क्वेश्चन तो किया था लेकिन बगल वाले सर बोले कि ठीक। वो एसेंशियल्स ऑफ मेंस्ट्रुआ के नाम पे क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, तो मुझे लगा कि इसका कुछ आप मेंस्ट्रुआ का इसेंशियल मेंस्ट्रुआ फर्स्ट देख लो। Menstruation is the first stage of the crime, and second stage is actus reus. So far as essential of menstruation, formation of guilty mind to commit a crime. This is a mental decision, that is a mental awareness, and mental awareness is also part of the knowledge. तो ये सब है इसेंशियल्स कहिए या रिक्विजिट्स ऑफ मेंस्ट्रुआ कहिए। तो मैंने सर आंसर दिया था उनको कि इंटेंशन, नॉलेज। बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर दिया। उनको इंस्टीड ऑफ आस्किंग मेंस्ट्रुआ का इसेंशियल्स, उनको पूछना चाहिए था क्राइम का इसेंशियल्स। बाद में मुझे लगा कि शायद वो पूछना यही चाह रहे थे। दूसरे मेंबर ने टोका कि हाँ ठीक है, रोका है वो, इसीलिए रोका कि उनको पूछना वही था कि इसेंशियल्स ऑफ क्राइम। सो फार एज इसेंशियल्स ऑफ मेंस्ट्रुआ, तो अगर जबरदस्ती का बना है तो मेंस्ट्रुआ का इसेंशियल वही है, इंटेंशन, नॉलेज, अवेयरनेस, फॉर्मेशन ऑफ गिल्टी माइंड, ये सारे इसेंशियल्स हैं। चलिए, आपके नाम का एक लड्डू हमने पहले भी लिख रखा, आज और कंफर्म हो गया। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद सर। आप एपीओ बनिए, और एपीओ बन के लोअर जुडिशरी नहीं देना है, हायर जुडिशरी हम क्वालिफाई करा के दिखाएंगे। हायर जुडिशरी कीजिए, सीधे एडीजे बनिए और हाई कोर्ट तक पहुंचिए। जिस दिन आप हाई कोर्ट एलिवेट होंगे, एक सपना देखना जरूरी है जीवन में। हर कोई सपना देखता है। ईश्वर तय करे, नैया पार लगा, फिर उसके बाद से अगली स्ट्रेटजी हायर जुडिशरी के लिए। एपीओ बन के मैं किसी को नहीं सजेस्ट करता कि लोअर जुडिशरी, एपीओ हो गए सीधे हायर जुडिशरी का गेम मारिए। हम लोग नाउ कमिंग बैक टू आज और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो आज ये नेग्लिजेंस से पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेग्लिजेंस। तो क्या जवाब देंगे आप में से बताइए।
रीजनेबल केयर अगर नहीं लिया गया हो, विच इज एक्सपेक्टेड। ड्यूटी टू omit रीजनेबल केयर, यस सर। कहेंगे वैसे अगर नेग्लिजेंस कहा जाए तो लॉ ऑफ नेग्लिजेंस जो टॉर्ट में दो थ्योरीज हैं, सब्जेक्टिव थ्योरी। यस शिवांगी। जी सर नेग्लिजेंस मींस ब्रीच ऑफ द ड्यूटी टू टेक केयर। दो थ्योरीज हैं, वन इज सब्जेक्टिव थ्योरी एंड वन इज ऑब्जेक्टिव थ्योरी। सब्जेक्टिव थ्योरी सालमंड के द्वारा दिया गया था एंड इट वाज सपोर्टेड बाय विनफील्ड। और सब्जेक्टिव थ्योरी ये कहता है कि नेग्लिजेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और ऑब्जेक्टिव थ्योरी पोलॉव के द्वारा दिया गया था। पोलॉव कहता है कि नेग्लिजेंस इज द कंडक्ट, नेग्लिजेंट कंडक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स consequences। तो नेग्लिजेंस इज केयरलेसनेस, केयरलेसनेस ऑफ माइंड इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स consequences, डेट इज नेग्लिजेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए नेग्लिजेंस तो आप कहेंगे कि देयर हैज टू बी ड्यूटी टू टेक केयर, देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी एंड ड्यू टू द ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी डैमेजेज हैज बीन कॉज्ड। तो ये तीन इसेंशियल्स हैं क्रिमिनल लॉ में। Causing death by rash and negligent act 304A। तो act is so imminently dangerous that you are doing that act irrespective of its consequences। अब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में बहुत हाई स्पीड से चला रहे हैं, रास्ते में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तो आपको भी पता है, यू आर अवेयर, बट उसके कंसिक्वेंस है आप अनजान नहीं है, लेकिन उस कंसिक्वेंस की आपको परवाह नहीं है। तो ऐसे करके आप बोल सकता हैं। फिर आईपीसी में पूछा गया वही कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट कुछ बच्चे लोगों से पूछा गया कि अगर चार आदमी कहीं गए डकैती डालना और वो जो लूट का सामान नहीं लेके जा पाए तो क्या डकैती होगी या नहीं होगी? क्या जवाब होगा आपका? नहीं होगी सर। चार आदमी में डकैती होती है? तो 5 आदमी मिनिमम होने चाहिए। तो आपको देखिए, अगर अपने टीचर की बात माननी है तो आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज देना है। आप सभी बच्चे लोगों से मेरी प्रार्थना है कि 2 से 3 सेकंड का। अब आप देखिए, ये सवाल सत्य आप जानते थे कि 4 आदमी डकैती नहीं हो सकती, जानते थे या नहीं जानते थे? ये मेरी कमी है, हम एकदम से बोलते हैं फ्रीक्वेंट। अरे तो भाई सत्या, मेरे बच्चे, इस पे आप लगाम लगाइए ना, इस पे लगाम आप नहीं लगाएंगे तो नुकसान होगा। कल मेरा प्रैक्टिस में इसी चीज पे काम करेंगे। हाँ, मतलब आप 2 से 3 सेकंड का पॉज देने के पीछे मेरा यही है कि आप पहले ध्यान से सवाल को सुने फिर जवाब दें। अगर 2 से 3 सेकंड का पॉज देंगे, अभी फिजा है कि नहीं क्लास? फिजा नहीं है, फिजा आसान अभी क्लास में नहीं, फिजा नहीं है, शायद वो ट्रैवलिंग कर रही है, ड्राइविंग में है, बहुत दूर उसको जाना है, आज उसका इंटरव्यू हुआ। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसका इतना अच्छा इंटरव्यू होगा। उसका इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से अच्छा हुआ कि उसने 2 से 3 सेकंड का पॉज दिया। तो 2 से 3 सेकंड का अगर आप पॉज देते हैं तो आप नर्वस नहीं रहेंगे, आप बैलेंस रहेंगे, सवालों को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से उसका जवाब देंगे।
और गलतियां के चांसेस कम होंगे। तो 2 से 3 सेकंड का पॉज हर किसी को देना है। अगर 2 से 3 सेकंड का पॉज आप नहीं अगर दे पाते हैं तो फिर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रिस्क फैक्टर इज मोर। सर हम क्लास पर हम लेफ्ट कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं थोड़ी देर। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ऑल द बेस्ट कल के लिए। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और फिर आगे सवाल पूछा गया आपको क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल केसेस में कंडक्ट रेलिवेंट होता है या नहीं। जवाब दीजिए इसका। होता है सर। ये जवाब देंगे होता है, या ये कहेंगे कि प्रीवियस गुड कंडक्ट इज रेलिवेंट। क्या जवाब देंगे? प्रीवियस गुड कंडक्ट इज रेलिवेंट। फिर अगला सवाल पूछा गया कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसका जवाब दीजिए आप लोग। धारा 74 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में दस्तावेजी साक्ष्य को समझाया। वो सर हिंदी में वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। सवाल क्या पूछा गया? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 61 में होता है। Sir, all documents, including the documents which are produced for the inspection of the court. Yes, all documents including electronic record. Were produced before the court for inspection. ये documentary evidence होगा सर, section 3 में defined है। Yes. सर इसमें फिर और भी बोलना है क्या सर, मतलब वो आपको इतना ही बोलना है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वो आगे पूछें कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसको प्रूव करने का क्या तरीका है, जो जो पूछे तो बोलना है। अगर आप ज्यादा आंसर देंगे, अगर जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आपसे काउंटर क्वेश्चन होगा। ये मैं आज से नहीं, पिछले कई सालों से देखते आ रहा हूँ। हालांकि आज मैं लाइफ में पहली बार बोर्ड मेंबर्स को क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर व्यक्तिगत राय में, अरे भैया इंटरव्यू का मजाक नहीं होना चाहिए, जेन्युइन क्वेश्चंस होना चाहिए। अब एक सवाल ये भी पूछा गया कि हाई कोर्ट में शपथ दिलाई जाती है कि नहीं दिलाई जाती। ये सवाल बुरा नहीं है। अब चलिए, पहले तो ये सवाल बुरा नहीं है। कि हाई कोर्ट में शपथ दिलाई जाती या नहीं दिलाई जाती। तो चलिए, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये सवाल बुरा नहीं है। अब जवाब दीजिए, हाई कोर्ट में शपथ दिलाई जाती या नहीं दिलाई जाती। सर ट्रायल तो हाई कोर्ट में भी कंडक्ट होता है, अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट में भी शपथ दिलाई जा सकती है। ट्रायल अगर कंडक्ट हुआ। यस, हाई कोर्ट में ट्रायल कंडक्ट होता है। यस सर। कौन से मुकदमे का? सर स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक जुडिक्शन तो नहीं है सर। 473। चलिए, हम इसका आंसर हम बाद में बताएंगे। यस राज। Sir, if in High Court orders finding
taking up additional evidences in a particular case, so that उसमें वो एडमिनिस्टर करा सकते हैं सर, अगर एडिशनल एविडेंस ले रहा है तो किसी केस में। यस सारा। सर मैंने हाई कोर्ट में तो ऐसा जो होता है बॉक्स बना हुआ होता है, वो तो मैंने देखा नहीं है कि वहाँ पे बॉक्स बना हुआ होता है या कोई ओथ दिलाया जाता है, इसलिए मेरे तो को ये नहीं होता है। ओथ बॉक्स में ही आके दिलाया जाएगा। बॉक्स जो बना होता है वो विटनेस बॉक्स, गवाही के दौरान विटनेस को उस बॉक्स के अंदर आके बोलना होता है, जो कि फिल्मों में भी दिखाता है। लेकिन विटनेस बॉक्स क्वैशिंग का केस फाइल हुआ तो पार्टीज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। 498 406 का केस है तो होता तो है सर। तो जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तो ओथ दिलाया जाता है, उनको नहीं दिलाया जाता। Whenever a statement on oath is recorded, then it is mandatory to administer oath. तो इसका जवाब आप ऐसे बोलिए कि हाई कोर्ट इज अपीलेट कोर्ट and on regular basis evidence is not recorded. There are certain instances where evidence or a statement of a party is recorded and into that context oath is administered. आपने कोई केस फाइल किया हाई कोर्ट में, जैसे मान लीजिए आपने बेल फाइल किया, चीटिंग का केस है, आप कहते हैं कि अजी अभी जमानत दे दीजिए, जो अमाउंट है चीटिंग का वो अमाउंट मैं अभी जमा कर देता हूँ, तो कोर्ट चाहे तो आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, कंप्लेनेंट का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है विक्टिम का, कि अगर इतने पैसे दे दिया जाए तो कंप्लेनेंट को कोई शिकायत नहीं, एक्यूज की जमानत कर दी जाए। यस यस राज। सर आपने कहा था बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, हाँ, where a statement of a person is required to be recorded, a statement under oath of a person is required to be recorded, then in such cases oath can be administered. फिर आज सवाल पूछा गया कि भाई लॉ मिनिस्टर कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये हमने आपको एक दिन करवाया था, गूगल भी करवाया था आपको। हाँ सर। आज पूछा गया है कौन है लॉ मिनिस्टर। अर्जुन राम मेघवाल से। और बिहार गवर्नमेंट का सर कोई सिद्दीकी मुस्लिम है। गूगल करके याद कर लीजिए, गूगल कीजिए और बताइए। सर सभी कॉमन है सर। सब लोग याद कर लीजिए। ये भी पूछा गया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस का क्या नाम है पटना हाई कोर्ट। क्या नाम है ऑनरेबल चीफ जस्टिस का। कृष्णा विनोद चंद्र। ये तो अभी हम लोग कल परसों किए थे, एक दो। हाँ, तो देखिए आया, बच्चे लोगों के काम आया। फिर आप हाँ हाँ अच्छा बताइए सर, लास्ट पूछेंगे। बोलो ना बोलो ना। सर ये हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में से दिया गया है, तो उसमें सर कौन कौन केस लाई करेंगे सर। As per original jurisdiction, so far as original jurisdiction is concerned,
सिविल केसेज में अगर कोई पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, अब जैसे अब यहाँ पे तो अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन दिया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। हाँ हाँ सर। हाँ, तो सो फार एज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जैसे इलेक्शन पिटीशन हो गया, if you are challenging the election of MLA or like that, तो election petition is to be straightway filed into the High Court। तो ऐसे क्रिमिनल केस में कुछ होगा सर? क्रिमिनल केस में ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है जिसका ट्रायल हाई कोर्ट में हो, बट प्रोविजन इज देयर इनटू CRPC। अगर कोई ऐसा ऑफेंस कल को कोई कानून बनाया जाए कि ऐसा कोई ऑफेंस जिसका ट्रायल डायरेक्ट हाई कोर्ट में हो, तो डेट इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। कंटेम्प्ट केसेज का ट्रायल जो है हाई कोर्ट में ही होता है, तो कंटेम्प्ट केसेज का फुल ट्रायल नहीं होता, डेट इज समरी ट्रायल। व्हाई कंप्लेंट केसेज का समरी ट्रायल होता है? बिकॉज contempt is between contemner and the court and none est। तो contempt cases का जो ट्रायल है that is a summary trial and that is only either into the High Court or Supreme Court। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। फिर आज सवाल पूछा गया और आगे CRPC में कि 313 का बयान कब कराया जाता, ये भी लगता है हम लोगों ने 2-4-5 दिन पहले किया। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 ये सब किया था कि एक्यूज का वो स्टेटमेंट आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस है। हाँ किया था, भी थोड़े दिन पहले ही किया है कि ओथ नहीं डिलीवर किया जाता। एक वीक पहले से 1 वीक पहले किया है ना। हाँ, तो वो आपका 319 से क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज 319 CRPC? एडिशनल प्रोसिक्यूशन। 319 को निकाल लिया। Power to proceed against other persons appearing to be guilty of offense। फिर आपको पूछा गया विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम। विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम किया है हम लोगों ने डिटेल में। Yes, sir, अभी तक। आपको ये भी बताया गया कि जब 357 था तो क्यों 357A लाया गया, B लाया गया, C लाया गया, अभी थोड़े दिन पहले किया गया। आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पूछा गया। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कौन से आर्टिकल से संबंधित था? आपको पूछा गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस पे तो लगता है कि 2-3 क्लासेज 2-3 राउंड हुआ है इंटरव्यू में, एक तो पूरा ही 1.5-2 घंटे का लेक्चर है। डू यू रिमेम्बर दैट? यस। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आज आपसे फिर ये पूछा गया यूएपी कि यूएपीए एक्ट में 2019 में कौन सा ऐसा अमेंडमेंट हुआ
जिसकी आलोचना की जा रही है। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट हुआ यूएपीए में? हम्म 2019 में आंध्र प्रदेश क्या चीज बता रहे हैं? सिर्फ अप्रीहेंशन पे ही अरेस्ट कर दिया जाए। हम्म क्या होगा आंसर इसका? लिखिए, हु मे कमिट टेररिज्म, इसमें लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए terrorist organization if it commits or participates in the act of terrorism, prepares for terrorism, promotes terrorism, is otherwise involved in terrorism। और ये जो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिलता है टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट ऑन द सेम ग्राउंड। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि ट्रायल अभी चल रहा है और गवर्नमेंट जो है किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे तो उससे कोर्ट के माइंड पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? Whether a man is terrorist or not, this is to be declared by government or this is to be declared by, this has to be found and decided by the court. The court से तो ये 1967 का एक्ट है और 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसी पावर दी गई कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल को ड्यूरिंग ट्रायल भी वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आज का क्वेश्चन पूछा गया कि टाडा को क्यों रिपील कर दिया गया? एनी आंसर? टाडा में कन्फेशन बिफोर ए गेस्टेड पुलिस ऑफिसर was admissible in evidence। अगर कन्फेशन टू ए पुलिस ऑफिसर इज एडमिसिबल इन एविडेंस, does it violate Article 20 Clause 3 or not? पुलिस ऑफिसर कन्फेशन के लिए, पुलिस ऑफिसर के का कन्फेशन एडमिसिबल होगा तो पुलिस ऑफिसर उस कन्फेशन के लिए एक्यूज के साथ जोर जबरदस्ती करेगा या नहीं करेगा? कन्फेशन हैज टू बी वॉलंटरी और कैन देयर बी ए फोर्सिबल कन्फेशन? पुलिस कन्फेशन was admissible under TADA. So why police confession is inadmissible? Confession, forcible confession violates Article 20 Clause 3 or not? Yes, sir. So Section 25 भी violate होगा सर Evidence Act का। एविडेंस एक्ट का तो वायलेशन होगा ही होगा, प्लस आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन होगा या नहीं होगा? हाँ सर। तो दैट इज आल्सो ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। और पुलिस कन्फेशन के लिए पुलिस उसके लिए पता ना क्या क्या कर बैठेगी। पुलिस कन्फेशन एडमिसिबल है
तो will not it prompt every police officer to take a confession instead of conducting thorough investigation? पुलिस ऑफिसर क्या कन्फेशन के लिए एक्यूज के साथ थर्ड डिग्री करेंगे या नहीं करेंगे? और थर्ड डिग्री वाला कन्फेशन वॉलंटरी कन्फेशन होगा या किस तरह का कन्फेशन होगा? बताइए सोच क्या। अरे किसी को मार पीट के आप कबूल करवा रहे हैं तो थर्ड डिग्री का कन्फेशन हुआ, तो विल दैट कन्फेशन बी एडमिसिबल? नहीं सर, वॉलंटरी नहीं। इनवॉलंटरी हो गया। हाँ, तो टाटा में ये प्रोविजन था कि डीएसपी रैंक के ऑफिसर मतलब गजेटेड पुलिस ऑफिसर, डीएसपी से गजेटेड रैंक शुरू हो जाता है पुलिस का, तो गजेटेड पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कन्फेशन है तो डेट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। इट वाज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 and also it was against the principle of natural justice. फिर आपसे पूछा गया कि क्या एक अनसाउंड पर्सन के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का राइट है या नहीं है? जवाब दीजिए। यस सर है। सेक्शन 98। सवाल फिर ये पूछा गया कि ए ने बी को कहा कि सी का मर्डर कर दो, सी ने मर्डर करने से मना कर दिया, अबेटमेंट होगा नहीं होगा? बताइए। होगा सर। सेक्शन 115 या पनिशमेंट इसमें सर सेक्शन 108 और सर का एक्सप्लेनेशन 108 का कौन सा एक्सप्लेनेशन? पहला है। देखिए चेक कीजिए और चेक सभी लोग चेक कीजिए, चेक 108 में मिलेगा, चेक कीजिए, बताइए। सर एक्सप्रेशन 2 है सर। बाकी लोग को भी बताने दीजिए कौन सा एक्सप्लेनेशन है। वन 108 का तो पहले 1 कह रहे थे, चेक कर लीजिए। सर 108 में बेटर डिफाइंड है सर। 107 नहीं होगा सर ये। देखिए चेक कीजिए कहाँ है। एक्सप्लेनेशन 108 में अबेटर डिफाइन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन 2 को पढ़िए क्या कहता। पहले आप सही जवाब दिए थे, फिर कंफ्यूज होगा। पढ़िए एक्सप्लेनेशन 2। To constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed, or that the effect requisite to constitute the offense should be caused. It is not necessary that act abated should be committed. ए ने बी को क्या अबेट किया कि मर्डर कर दो सी का, बी ने मना कर दिया, तो एक्ट abated was not committed despite that abatement is complete. ठीक है सर। अब फिर सवाल पूछा गया कि
एक स्टूडेंट, आज का सवाल है, एक स्टूडेंट किसी बुक स्टोर पे गया किताब खरीदना, दुकानदार से उसकी तू मैं हो गई, वो हॉस्टल में आता है और अपने साथियों को कहता कि चलो दुकानदार को मजा चखाते हैं। 6 स्टूडेंट दुकान पे जाते हैं और वहां जाके हंगामा करते हैं। तो अनलॉफुल असेंबली होगी या नहीं होगी? सर इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता ही नहीं चले फिर सर कैसे? अनलॉफुल क्या पूछ रहे थे आप? छह स्टूडेंट दुकान पे गए, अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 और मोर का होना जरूरी है। और अगर इसका ऑब्जेक्ट 141 के 5 ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक हो तो हो सकता है अनलॉफुल असेंबली। और वहां जाके हंगामा करना कौन से क्लॉज में पड़ेगा, 1st से लेके 5th तक में? फिफ्थ क्या कहता है? टू बाई मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do। 5 आदमी वहां पे झगड़ा करने के नियत से जाता है, तो 5 आदमी जिस तेवर में जा रहे हैं, will not that amount show of criminal force to do or what not to do? पूछा गया राइटिंग का क्या डेफिनेशन है? बताइए राइटिंग का डेफिनेशन। When force or violence is used by unlawful assembly, पढ़िए 146। Whenever force or violence is used by any unlawful assembly, unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of rioting। फिर पूछा गया कि SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या जवाब दीजिएगा? SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पहले तो ये बताइए कि SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल लग सकता है नहीं लग सकता? नहीं सर, नहीं लग सकता, सेक्शन 18 नहीं के कारण। और सेक्शन 18 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कौन से केस में? सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस। हाँ, उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ, 18A लाया गया सुभाष काशीनाथ महाजन के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए। 18A को चैलेंज किया गया कौन से केस में?
पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान रसायन ऑफ इंडिया। और 18A को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मान लिया गया। फिर पूछा गया NSA केस के नाम से कौन सा केस जाना जाता? कौन से केस में NSA को चैलेंज किया गया था? सर AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी साथ हम बताए हैं 4-5 दिन पहले सेम बताएं। हैं। हाँ सर परसों ही बताया था, वो जब रिट्स कर रहे थे। हाँ, रिट्स पे खूब पूछे गए हैं आज। सर जो आपने क्वेश्चन पूछा था हॉस्टल, उसका सर राइटिंग भी होगा ना सर? क्या चीज? हॉस्टल वाला जो क्वेश्चन था 6 लोग वाला, हाँ, अनलॉफुल असेंबली प्लस राइटिंग दोनों होगा ना सर? यस। ठीक। राइटिंग केवल राइटिंग बोलने से ही नहीं हो जाएगा, उसमें तो अनलॉफुल असेंबली आ ही गया। आप अनलॉफुल असेंबली भी बोल दीजिए। राइट, आपका सवाल $1 मिलियन का है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही खूबसूरत। और अगर आप लॉ की बात करें तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्ट। ये अनलॉफुल असेंबली राइटिंग में ऑलरेडी है, तो फिर अनलॉफुल, लेकिन चलिए आप राइटिंग बोलिए लेकिन साथ में अनलॉफुल असेंबली भी बोल दीजिए। यू आर वेरी करेक्ट, आई एम वेरी हैप्पी। अब वो ज्योति रहते थे क्लास में, वो शायद अभी ट्रैवल कर रही हैं। ज्योति का बहुत पुराना LLB है, वो प्रैक्टिस में है ज्योति। और वो प्रैक्टिस में शायद 2009 से है कि 2005 से, आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन बहुत पुराने हैं प्रैक्टिस में। शायद 2008 से है कि पता नहीं, याद नहीं आ रहा। उनसे प्रैक्टिस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उनका उनका आज था सर क्या? हाँ, अच्छा, क्या पूछा गया था उनसे? यही सब इन जनरल क्वेश्चन, कोई ज्यादा खास नहीं। उनकी हमने स्पेशल तैयारी करवाई थी, जो गैप 2013 नहीं, पुराना है, 10-12-13 सालों का। LLB और भी पुराना है उनका। तो गैप के बारे में कुछ नहीं पूछा गया। प्रैक्टिस झारखंड से जो हाँ हाँ हाँ। उनसे ये भी पूछा गया कि झारखंड आप इतनी अच्छे जगह पे हैं, शायद धनबाद की जमशेदपुर कहीं है वो, कि आप इतनी अच्छी जगह बिहार में क्यों आना चाहता है? तो पहले से सिखाया हुआ था कि हमारे सारे रिलेटिव बिहार में ही है, बिहार इज माई मेन नेटिव प्लेस। तो फिर कुछ नहीं पूछा, ओके ओके ऑल राइट। आप जवाब ऐसा दीजिए कि उनको आगे कुछ पूछने का स्कोप ही ना बना। तो इंटरव्यू एक ऐसा चीज है कि कोई भी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को लगता ही है कुछ आपसे। बस यही देखिए, अभी हमारे अपने ही स्टूडेंट कुछ 2-4, अब नाम छोड़िए, मतलब अब देखिए, आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे लोग अब आइदर वन रीजन और द अदर रीजन, अब उनका इंटरव्यू किसी कारण से उतना अच्छा नहीं हुआ। तो एक बात जो बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को कहने की होती है ना, बीमारी। अब एक स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि उसे बड़े आलतू फालतू सवाल पूछेगा, कोई भी सवाल रेलिवेंट नहीं था, हर सवाल सिलेबस से बाहर था। हमने पूछा कि चलिए बैड लक, लेकिन क्या पूछा गया? तो सर ऐसे पूछे गए, याद ही नहीं है क्या पूछा गया।
अब ये बताइए, जवाब है कि क्या पूछा गया, तो याद ही नहीं क्या पूछा गया, फालतू के क्वेश्चन। अब ये जवाब हो सकता है? आपने इंटरव्यू दिया है, आपका जैसा भी इंटरव्यू हुआ, लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा गया, तो आप कह रहे हैं कि आपको याद ही नहीं है क्या पूछा गया। तो अब बस पॉइंट इज दिस कि मार्केट में हमेशा दो तरह की चीजें होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। कुछ लोग पॉजिटिविटी भी फैलाएंगे, जैसे अभी अमित मिश्रा जी ने कैसे कहा कि अच्छा इंटरव्यू गया, सब ठीक था। अब देखिए कैसे निगेटिव चीजें फैलती हैं। अब मिश्रा जी ने ये कहा कि उनका पहला ही नंबर था, तो इसलिए हो सकता बोर्ड सिंपैथेटिक। अब आप टेंशन में आ जाइए कि भाई आपका तो आपका पहला दिन है, ना पहला इंटरव्यू है। नहीं, निगेटिविटी फैलती थोड़ी देर के लिए। तो हालांकि मैं ऐसा नहीं कुछ इस तरीके से कह रहा हूं कि पहला दिन और पहली चीजें। पॉइंट इज दिस कि आप लोगों को किसी निगेटिविटी में नहीं जाना है, उन चीजों को दरकिनार करके रखना है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा हो रहेगा। ईश्वर में विश्वास रखिए, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। अब हम लोग इस मोड़ पे हैं कि अब कुछ नया नहीं हो सकता। अब कुछ नया करना बेवकूफ़ी है। और जो इंटरव्यू मॉक सेशन है, इसको भी थोड़ा लिमिटेड है, 1.5-2 घंटे से 2 घंटे तो हो ही गए ना अभी इंटरव्यू का। 9:30 शुरू हुआ था, 11:30 होने वाला है क्या? जिनका कल इंटरव्यू है, अब उनसे बस सारा टेंशन छोड़ के आराम से आप सोइए, सुबह फ्रेश होके जगिए, ईश्वर का नाम लेके जाके अपना दीजिए। गिव योर 100% एंड गिव योर ऑनेस्ट पार्ट। क्या अब तो यही कहा जा सकता? नहीं? तो चलिए, इसी के साथ कल जिन बच्चे लोगों को है, सबको हमारी तरफ से गया है मैसेज ऑल द बेस्ट का। आई होप एंड बिलीव कि आप सभी लोग अच्छे से, कल 2 से 3 सेकंड का पॉज देना है। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हम तो रोज आपको बताते ही रहेंगे कि आज क्या पूछा गया, उसके जवाब क्या होने चाहिए। तो कीजिए। ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, गुड नाइट।